हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और ये पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर में। तो तैयार रहिए। और अगर आप कहोगे कि इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, यानी आज हम डेफिनेशन देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, ये देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ यूजफुल वे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का और समराइज करने का एक प्रोसेस है। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम एक टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो कि दी है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, यानी कि AICPA ने। और हाँ, अगर आपके एग्जाम में अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एक बार मैं आपके लिए डेफिनेशन को रीड कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो अकाउंटिंग है एक आर्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का और उन्हें क्लासिफाई करने का और उन्हें समराइज करने का और एक सिग्निफिकेंट मैनर में और मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना, ताकि रिजल्ट को इजीली इंटरप्रिटेट किया जा सके और उन्हें समझा जा सके। तो यही क्या है? अकाउंटिंग है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले तो स्कोप समझ लेते हैं। स्कोप क्या होता है? देखो, स्कोप का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कितनी उसका विस्तार है, यानी कहाँ कहाँ तक वो फैली हुई है, ये होता है स्कोप का मतलब। ठीक है। जैसा तुम देखो, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो सबने सुना होगा, मुझे पता ही है। और जिसने सुना हो और जिसने ना सुना हो वो तो खास कर कमेंट में जरूर बताया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो देखो, 10th में सुना होगा ना कि साइंस, अगर हम 10th में अच्छे नंबर लाएंगे तो साइंस मिल जाएगी, और साइंस लेने के बाद काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं। मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट की भी भाई लाइन हो जाती है ओपन, है ना। तो बहुत सारे स्कोप होते हैं। तो ये तो मुझे पता है, सबने सुना होगा, और जिसने ना सुना हो कमेंट बताना। अब वही चीज़ है, तो स्कोप का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई स्कोप अकाउंटिंग का मतलब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो देखो, एक तो सबको मेन तो एक तो सबको ही पता होगा, वो है बिजनेस में। अकाउंटिंग को भाई लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी बिजनेस का? कि भाई प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, है ना। प्रॉफिट कमाना। और कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे रिलायंस का बिजनेस हो, टाटा अंबानी, अडानी, चाहे एक छोटा बिजनेसमैन हो, भाई सबको अकाउंटिंग करनी पड़ती है सबको। और ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसे प्रॉपर पता क्या चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि कंपनी में लॉस हो रहा है। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब उसको पता करने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और एक इसी अकाउंटिंग का जो एक गाइडलाइंस होगा, नाम आपने सुना होगा, वो होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ठीक है, बेसिकली क्या होती है, गाइडलाइंस होती हैं, इसमें रूल्स लिखे होते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है, प्रॉपर उसमें ना तरीका बता रखा होता है। यानी कि समझ लो रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरह से ये, ताकि आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर सके, ताकि आपको प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस के बारे में कभी पता चल सके, कितना कमाया आपने, कितना हुआ, और कहाँ पर आपकी कंपनी अभी स्टैंड कर रही है, यानी कितना वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो प्रॉपर इससे पता चल जाता है। ठीक है, ये गाइडलाइंस है बस, और कुछ नहीं है। नाम ऐसा खतरनाक दे रखा है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बाकी समझ लो तो गाइडलाइंस है ये। इसके अलावा देखो, दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो गवर्नमेंट भी ना, भाई गवर्नमेंट की भी ना बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसे हम कहते हैं सरकारी कंपनियां। ठीक है, जो उनका भी खुद का बिजनेस होता है। तो
अब बिजनेस करेंगे तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब आपने सरकारी कंपनी के नाम सुने होंगे कुछ, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना, भारत पेट्रोलियम, गेल, भेल, ये सब सरकारी कंपनियां, तो ये भी बिजनेस करती हैं, तो इन्हें भी तो भाई अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इन्हें भी तो चेक करना है कि इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और इसके अलावा तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट ना हर हमेशा हर साल फरवरी में बजट भी निकालती है। जो नेशनल बजट आता है हमारा, नेशनल प्लानिंग का जो नेशनल बजट होता है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, वो भी एक तरह से अकाउंटिंग ही है। उसमें बताती है सरकार कि हम इतना पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे, इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखो बेसिकली क्या क्या आता है जो गवर्नमेंट का नहीं है, यानी अब एनजीओ इसमें सबसे पहला आ जाता है एनजीओ, क्योंकि बिजनेस को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि वो भी तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आ जाएगा बिजनेसेस, तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी जिन्हें प्राइवेट कंपनीज कहते हैं ना, पब्लिक कंपनीज, वो सब आ गया उसमें बिजनेसेस के अंदर। अब एनजीओ वाला जो पार्ट बच गया, जो कि होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं, यानी इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट को अर्न करें, इनका मेन मोटिव होता है कि भाई समाज सेवा करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं जिनको घर वाले छोड़ देते हैं, है ना, कुछ कुछ घर वाले होते हैं जिनको छोड़ देते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को, जो 80-90 तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो ऐसे एनजीओ में उनको, वो लोग उनको शरण देते हैं, उनके लिए वो स्पेशली बनाए जाते हैं। और बहुत तरीके के एनजीओ होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब देखो उनको भी तो भाई अपना चलाना ही है, एनजीओ है ना, उनको वो कैसे चलाएंगे। अब वो बिजनेस तो कर नहीं रहे कि मतलब उनको प्रॉफिट, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, तो उनको जो पैसा मिलता है वो मिलता है डोनेशन के थ्रू, ठीक है। और जो लोग उस एनजीओ से जुड़ते हैं, यानी कि उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो लोग भी डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनके पास पैसा आता है। अब उन्हें फिर वो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है भाई, जब पैसा आएगा तो वो अपने समाज सेवा में खर्च करेंगे, ठीक है। तो उनको भी तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अब 11th में हमने पढ़ा भी होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर भी होता है जहाँ पर, ठीक है, उसका अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जहाँ पर बिजनेस का बहुत ज़्यादा मतलब अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स में कौन, अब इंडिविजुअल्स आ गए हम तुम, जो मतलब छोटे मोटे लोग आ गए जो एक डेली जो रोज़ाना ही करते हैं। अब बहुत से सोचेंगे कि हम कहाँ करते हैं अकाउंटिंग, अरे करते थे हो जब रात में बैठते हो, क्या बोलते हैं, या जब पापा की या मम्मी की सैलरी मिलती है, तो वो बैठाते हैं ना कि भाई बैठ लिख के खर्चे, कि इस महीने हमें इतना राशन में खर्च होना है, इतना बिजली का बिल जाना है, इतना पानी का बिल जाना है, इतना टीवी का बिल, केबल का बिल, गैस, पानी, 50 खर्चे, एक लिस्ट बनाते हैं, नहीं बनाते वही। तो वो सब भी क्या अकाउंटिंग है, बस वो है कि ये प्रॉपर नहीं कर रहे बस हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा इतना पैसा है, हमारे पास इतना खर्च होना है, तो ये भी क्या है अकाउंटिंग ही एक तरह से, जो हम इंडिविजुअल्स बनाते हैं, तो हमें उससे पता चल सके। तो ये मतलब जो डेली प्लानिंग होती है ना, ये भी एक तरह से अकाउंटिंग ही है। तो ये मत समझना कि अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से अकाउंटिंग, बस ये अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जैसे एक बड़ा बिजनेसेस के लिए क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ही फॉर्मेट बनाने हैं, ये तुम्हें स्टेटमेंट बनाने हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे जो डेली लाइफ हो उसमें ये सब जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो बस एक पेज उठाओ, सारी लिस्ट लिखो कहाँ पे क्या खर्चा होना है और बस देख लो, तो यही सब होता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। अब आपको क्या करना है कि जितने भी अकाउंटिंग में ये रूल होता है कि आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उनको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि मनी वैल्यू के टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ परचेस करी तो आपको उसकी वैल्यू लिखनी है कि वो चीज़ कितने रुपए की थी, या जैसे अमेरिका में बात करें तो वो कितने डॉलर की थी, इस हिसाब से, ठीक है। इंडिया में बात करें तो कितने रुपीज़ में है। तो ये हो गया मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन।
अब आप इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इनके लिए ना बिल्कुल सही बुक, यानी कि जैसे कि जनरल अकाउंट और सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती हैं, प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, ठीक है। यानी कि जनरल बनाने पड़ते हैं और सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है। सब्सिडरी बुक्स कुछ नहीं है, जो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऐसे जो अकाउंट होते हैं ना, इन्हीं को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, ये जो इनके लिए बनानी पड़ती है। तो ये हो गया तुम्हारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब है क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन्स। अब आपने रिकॉर्ड, आपको ना देखो जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए, अब उनको ना बिल्कुल उसके सही नेचर के अकॉर्डिंग सही लेजर बुक में हमें पोस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। सेपरेट एक लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं हर एक मेन ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे मान लेते हैं परचेज है, तो परचेज के लिए आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स के लिए आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। इसी तरह मान लेते हैं कि डाटा से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसके लिए डाटा का लेजर बनाना पड़ेगा। कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स है तो उनके लिए कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बाद में ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना पड़ता है नेचर के अकॉर्डिंग। तो बस यही है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है इसका, समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। अच्छा, अब आपने बना ली बहुत सारी लेजर्स बुक्स, ठीक है, सबकी आपने सेपरेट सेपरेट बना ली, परचेज के लिए अलग बना ली, कैश के लिए अलग बना ली, सेल्स के लिए अलग बना ली। अच्छा, अब जरूरत क्यों है समराइज करने की ट्रांजेक्शन की, ये समझिए। मान लीजिए आप ओनर हैं, आप एक दिन गए अपने ऑफिस में 1.5-2 महीने में, और आपने कहा कि जाओ सारे ना, मुझे सबका वो देखना है कि क्या पोजीशन है, कितना क्रेडिटर है, कितना डेटर है, सब कुछ चेक करना है, जाओ ले आओ जितनी हमारे पास वो पड़ी हैं रिकॉर्ड्स। अब वो एम्प्लॉय गया, ले आया मोटी मोटी किताबें, ले आया परचेज बुक की, ले आया इतनी मोटी, सेल्स बुक की बहुत मोटी, अब ले आया और 7-8 आपके मेज पर रख दी, 10-12-20 जितनी भी थी सब रख दी। अब आप तो एक एक बुक को यानी लेजर को खोलोगे, देखोगे, ऐसे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, हम ना इन ट्रांजेक्शन्स को जो लेजर के फॉर्म में, जनरल के फॉर्म में हमारे सामने होते हैं, उनको हम समराइज कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के रूप में, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से आगे बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी लेजर्स होते हैं ना, उनका डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बस क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, ऐसे समझ लो आप। कि मान लेते हैं कि लेजर में कैश है, अब कैश का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है ना, सिर्फ उस चीज़ को हम लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो पूरी की पूरी जो 1 या 2 पेज की जो ट्रायल बैलेंस बनती है, वो एक तरह से समरी हो जाती है, और हमारे जितने भी लेजर हैं, हमारे जितने भी अकाउंट बने हैं उन सब का, तो उसमें ईजी हो जाता है हमें देखना। फिर उसी की हेल्प से, यानी कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आगे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक। तो अब है 6 पॉइंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। अब आपने क्या करा, बैलेंस शीट वगैरह बना ली, तो अब आपको उसको भाई एनालाइज करने में इससे हेल्प होती है, ठीक है। आप इजीली देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा बैलेंस शीट देख के कि आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी और कितनी लाइबिलिटी हैं, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट वगैरह से मिल जाती है। अब 7 पॉइंट है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूज़र। अब देखो मैं इसको पढ़ देता हूँ। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स ऑन टाइम इज द फाइनल स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग सो दैट कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब ये फाइनल स्टेप है कि आपको भाई टाइम पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सके। अगर आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। मान लेते हैं आपको ना मशीन की जरूरत थी बिजनेस में इस महीने, लेकिन आपको ये बात पता चल रही है 6-7 महीने बाद, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए बहुत जो ज़रूरी है कि टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा 7 पॉइंट। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जो भी हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिकली मैनर में। यही सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट यही ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ईजिली हमें पता चल जाता है कि हमारे ओवरऑल बिजनेस की एक हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है,
कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी में ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसका, तो पॉइंट वो है असर्टेन प्रॉफिट। असर्टेन मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, तो असर्टेन प्रॉफिट का मतलब हो गया कि भाई प्रॉफिट पता लगाना। और आपको पता है किसी भी बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है भाई, प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, यही होता है। तो अकाउंटिंग इस चीज़ में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो यही सब मैंने इसमें लिखा है, आप आराम से इजीली पढ़ लेना, तो और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करना कि यार हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कि मतलब अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस इस समय सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रॉफिट में है कि नहीं, पता चला लॉस में और हम अपना बिजनेस चालू रखे जा रहे हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, हमारी बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, तो ये सब हमें पता चल जाता है इजीली, किससे, अकाउंटिंग से। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसे अगर मान लो एक नॉर्मल पर्सन जब उसे पढ़ेगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बिजनेस इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि लोग शेयर्स खरीदते हैं, वो कैसे खरीद पाते हैं, कैसे डिसीजन ले पाते हैं कि हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या इस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने। वो फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, एक कंपनी की बैलेंस शीट उठाते हैं, देखते हैं कि भाई कितना दिन पे एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, सब कुछ बहुत इजीली उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में भी इसलिए अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, इस ट्वेल्थ, अब ये हमारा थर्ड पॉइंट था, अब इस पर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वो है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग लेने में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब हमें पता लगेगा कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सही प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ पे हमें और पैसा खर्च करने की जरूरत है, कहाँ से हमें पैसा नहीं खर्च करना है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन हेल्प करता है अकाउंटिंग लेने में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है। तो यही है फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असर्टेनिंग द कैश फ्लो। असर्टेनिंग द कैश फ्लो यानी कैश फ्लो का पता लगाना कि भाई कितना कैश का फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ज़्यादातर कैसे चलता है, कैश से चलता है भाई। अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे चला लेंगे, कब तक आपको कोई उधार दे देगा। ठीक है, कब तक आप किसी से उधार खरीद लेंगे, कब तक आप उधार किसी को बेच लेंगे, आपके पास जब पैसा नहीं आएगा, आप मुश्किल है कि आप बिजनेस को ज़्यादा दिन चला पाएंगे। तो यही चीज़ पता लगाने में कितना हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और कितना पैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो ये सब इजीली हमें पता चल जाता है अकाउंटिंग से। तो आपने एक चीज़ नेम सुना होगा जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली तीन चीज़ों का जिक्र होता है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो उस स्टेटमेंट में हमें ये पता चल जाता है कि हमारे इन तीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इजीली पता चल जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर आपको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है, आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कितना क्या है, तो आप इजीली फ्यूचर में प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे पॉइंट को पढ़ लेना, मैंने बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो वो है असर्टेनिंग द पोजीशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। यानी कि डेटर की पोजीशन क्या है और क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, ये पता लगाना है। अब देखो डेटर क्या होता है, डेटर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं इस पर फर्दर वीडियो बनाऊंगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आपको पता है कि बिजनेस में उधार में खरीदना और उधार में बेचना चलता रहता है ना, उधार में खरीदना उधार में बेचना चलता है, यानी कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ये चलती रहती है। तो अगर आप, अब मैं बताता हूँ कि डेटर क्या होता है। जैसे आपने किसी को क्रेडिट में सेल करा, यानी आपने उधार में बेचा, ठीक है, माल जो था आपके पास, आपने अपने प्रोडक्ट उधार में बेचे, तो अब जिस पर्सन को आपने बेचा है ना वो आपका डेटर हो गया।
उससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना जो माल था, जो सामान था, आपने उसे बेच दिया। ये होता है डेटर, जिस पर्सन को आपने बेचा उधार में। इसी तरह क्रेडिटर क्या होता है, जैसे हमने बेचा तो वो डेटर हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं उधार में किसी से खरीद रहे हैं, ठीक है, हमने उधार में किसी से खरीद लिया, तो अब हमें भी तो उसे फ्यूचर में पैसे पेमेंट करनी है, उस जो हमने माल खरीद कर लाए उससे उधार, ठीक है। तो जिसको हमें अब पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन है क्रेडिटर। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है ये पता करने में कि भाई हमारे डेटर की पोजीशन क्या है, क्रेडिटर की पोजीशन क्या है, यानी कितने लोगों से तो हमने पैसे मिलने हैं आगे और कितनों को हमें आगे देने हैं। तो ये सब चीज़ बड़ी इजीली पता लगाई जा सकती है अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखो, बिजनेस को परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, अब कैसे, मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस में, अब हमें यही नहीं पता कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बिजनेस तो भाई चौपट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपर कहते हैं ना, बिजनेस में नजर रखनी पड़ती है, तभी प्रॉपर ग्रो होता है कि भाई एक एक एक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने देखा, आपने अकाउंटिंग करी, फिर आपने लास्ट में कंक्लूड किया, आपने सारे स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट सब कुछ बनाया, अकाउंट प्रॉपर बनाए, आपने देखा कि यार इस जगह से ना मुझे लॉस हो रहा है, तो इस चीज़ में मैं पैसा और नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इस चीज़ में और पैसा लगाऊंगा और यहाँ से मैं और प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्या बोलता है, अकाउंटिंग। और देखो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है हमें कि भाई सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ठीक है, एसेट्स कितनी हमारे पास, कितनी लाइबिलिटी हैं, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें इजीली अकाउंटिंग से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अब पता है, अगर आप बहुत छोटा बिजनेस है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती अकाउंटिंग की, तो आप है ना। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस मैंस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनके लिए पता लीगल हो जाता है ये चीज़ करना, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि वो, हम जैसे छोटा एक दुकान वाला हो गया, मान लीजिए परचून की दुकान वाला है, वो तो क्या है, अपने एक कॉपी में बना लेगा, उसमें लिख लेगा भाई इतना पैसा मैंने यहाँ पे खर्च किया, इतना पैसा का यहाँ से माल लाया, ये लाया, इतना इतना बेच गया, इतना प्रॉफिट। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो, तो ये सब थोड़ा ऐसा इनका काम थोड़े से चल जाएगा। तो इनको प्रॉपर बनाने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स, मेंटेन करनी पड़ती है अकाउंटिंग, ठीक है। और ये इन पे लीगल क्यों है, देखो जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को भी तो इनसे पैसा मिलता है, नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में इनसे पैसा मिलता है। तो अब गवर्नमेंट को अगर यही नहीं पता होगा कि सामने वाली कंपनी कितना कमा रही है, तो वो कैसे डिसाइड करे इससे कितना टैक्स लेना है ना। तो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये कंपलसरी कर देते हैं कि भाई आपको ना रिकॉर्ड, आपको ना मेंटेन करना है, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि भाई गवर्नमेंट को भी टैक्स तो लेना है, कि हाँ इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना टैक्स बनता है, इससे इसका इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना टैक्स बनता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि अब हम लोग होते हैं, हम जैसे जो मान के चलो बहुत सी पब्लिक होती है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, तो अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसने पैसा लगा रखा है, क्या क्या इस पे एसेट्स है, तो वो कैसे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं करने लगाऊं। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी जाती है, इसलिए क्या है कि ये लीगल कर रखा है, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और भी एक्ट हैं जिनके थ्रू अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हो ही जाती है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, classified under appropriate accounts and summarized into financial statements.
इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, यानी बिजनेस जितने बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उनको भाई प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, फिर आगे क्लासीफाई करना है, सही अकाउंट में क्लासीफाई करना है। ऐसा नहीं आपने परचेज की एंट्री सेल्स में डाल दी, ठीक है। और फिर आपको समराइज करने हैं इन अकाउंट्स को और तैयार करना है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट्स, ठीक है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को हम ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देखो अकाउंटिंग यूज की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आता है, जैसे कि नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, और ये सब इन्फॉर्मेशन किसको मिलनी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है ना, इनको इजीली मिल जाए। तो अकाउंटिंग का एक काम ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग लीगल नीड्स। देखो जो इनकम टैक्स एक्ट है और जो कंपनीज एक्ट है, इसमें कई सारे प्रोविजन है जो लीगल करते हैं कि आपको ना अकाउंट मतलब एनुअल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो एनुअल स्टेटमेंट बनाना है इसका मतलब कि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको चाहिए ना एनुअल स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। देखो अकाउंटिंग अगर आपने प्रॉपरली कर रखी है, ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रखे हैं कितने एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटी, मतलब सारे ट्रांजेक्शन आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रखे हैं, अच्छे से बना रखी है, तो आप कहने से जो बिजनेस एसेट्स होती है ना वो बहुत प्रोटेक्ट होती हैं। जैसा आप मान के चलो आपको प्रॉपर पता होगा कि आपके पास बैलेंस कितना है कैश का, ठीक है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री हम कहते हैं स्टॉक को, आपके पास डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ठीक है, और जो वेरियस फिक्स एसेट्स होती हैं कंपनी के पास उन वो कितनी कितनी है, ठीक है, यानी कि मशीन कितनी है, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितने हैं, ये सब। तो इन सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज पता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। देखो अकाउंटिंग हेल्प करती है ना मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, मतलब डिसीजन लेने में, जैसे कि प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनकी प्लानिंग कंट्रोलिंग करने में बहुत हेल्प करती है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, असर्टेनिंग द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस को पता कर सकते हैं इजीली, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग की हेल्प से हम बिजनेस की एक्चुअल जो पोजीशन है, यानी कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो कितना कर रही है, कर भी रही है कि नहीं कर रही, तो ये बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है अकाउंटिंग से, कि हमें भी प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे तो नहीं हम लॉस में जा रहे हो, ठीक है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल हमारा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारी बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस बताने में बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं काफ़ी। अब अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है, देखो बिजनेस प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में भी, कि भाई बिजनेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करती है अकाउंटिंग। तो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, भाई फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो इस पॉइंट को ना आपको समझने के लिए आपको ये दो वर्ड बहुत समझना जरूरी है, एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक है इंटर फर्म कंपैरिजन। ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का ना मतलब बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, तो वो समझते हैं। देखो इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इसमें क्या होता है कि हम ना कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने आप से ही, यानी कि हमारे इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमें पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, और हमारी इस साल कितनी कैपिटल है, पिछले साल कितनी कैपिटल थी, इस साल कितनी एसेट्स है, पिछले साल कितनी एसेट्स थी, इस साल कितनी हमारी लायबिलिटी है और पिछले साल कितनी थी। यानी कि हम अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल से हमारी क्या परफॉर्मेंस रही इस साल। तो ये होता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और अब हम बात कर लेते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन की। इंटर फर्म कंपैरिजन की, तो इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, अब इसमें हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे बिजनेस से, अपने कॉम्पिटिटर से, कि भाई उसका प्रॉफिट कितना है, हमारा कितना है,
उसके पास कितने एसेट्स है, हमारे पास कितने एसेट्स है, उसने कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, हमने कितना कर रखा है, उसकी मार्केट में गुडविल कैसी है, हमारी मार्केट में गुडविल कैसी है। तो यही सब हम कंपेयर करते हैं अब किसी दूसरे के बिजनेस से, यानी कि कॉम्पिटिटर के बिजनेस से। तो इसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, तो यही था आपका कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भाई टैक्स सेटलमेंट में बहुत हेल्प करता अकाउंटिंग। किस चीज में? टैक्स सेटलमेंट में। अब प्रॉपर आपने अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता होगा कि आपको भाई कितना एक्चुअल में जीएसटी देना है, कितना आपको इनकम टैक्स देना है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स देना है, वगैरह वगैरह। तो टैक्स लायबिलिटी में बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो वो है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। भाई लोन लेने में सबसे ज्यादा बहुत हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अगर आपने देखो, अगर आप किसी बैंक के पास जाओगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे और आप उनसे कहोगे कि हमें लोन चाहिए, तो वो किस बेस पे आपको लोन अप्रूव करेंगे, ग्रांट करेंगे? वो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे, जी आप ना एक काम करो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके देखेंगे वो, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इसे लोन लेना चाहिए, यहाँ लोन देने पर सेफ है, तो वो लोन आपको दे देंगे इजीली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना लोन नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई बैंक या कोई भी फाइनेंशियल वो चेक नहीं कर लेगा, वो नहीं देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो किस चीज में, लोन को रेज करने में, यानी कि लोन लेने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग में। अब भाई मैंने आपको बताया, देखो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है कि आपको, अब मान के चलो आपने अपने देख लिया कि जो ना रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट देखी आपने कि इसमें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपने कंपेयर भी किया था मान के चलो अपने कॉम्पिटिटर से, तो उसमें आपने देखा क्या इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट तो कम है। तो आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो गया कि जी मुझे ना अब इस बंदे से जिससे मिलता था उससे नहीं लेना, अब मैं किसी और से लूंगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए कि डिसीजन मेकिंग में कैसे होता है, वरना जरूरी है कि सी वैल्यू डिसीजन मेकिंग में बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि हमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ, हमें कितना शेयर होल्डर्स में बांटना है, कितना नहीं बांटना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी। ठीक है, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पैसा देना है। ठीक है, तो ये सब डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होते करते हैं ना अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है भाई वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की वैल्यू पता करने में कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो पता करने में अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, कि हमारी बेसिकली एक्चुअल वैल्यू है क्या बिजनेस की। कल को अगर हम बिजनेस को बेचना चाहेंगे तो हम उसे कितनी वैल्यू में बेचेंगे। ठीक है, तो ये चीज पता करने में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्रॉपर वैल्यू ऑफ बिजनेस में, कि भाई क्या प्रॉपर वैल्यू है हमारे बिजनेस की, ये चीजें पता चलती है अकाउंटिंग से। तो इसलिए अकाउंटिंग यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो दोस्तों यही था आज के लिए आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर कहें बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हो डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है कि इसमें ना हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पैसे में तोल सकते हैं, पैसे में मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल्स कितनी हुई, यानी कितने रुपए की हुई, परचेज कितने रुपए की हुई, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको भी पता है कि भाई अकाउंटिंग में मतलब और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जिन्हें अकाउंटिंग ना पूरी तरह से इग्नोर करता है। जैसे कि क्या? जैसे कि देखो मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, लेकिन फिर भी जो अकाउंटिंग है ये इसे पूरी तरह इग्नोर करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिक इन नेचर। अब बेसिकली क्या है ना कि जो अकाउंटिंग है वो हमें हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमारी पास्ट एक्टिविटी कैसी थी वो हमें दिखाता है, हमारी पास्ट एक्टिविटी, ना कि हमें ये, और हमें उसी पास्ट एक्टिविटी के बेस पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपने बैलेंस शीट बनाई, तो वो बैलेंस शीट क्या होती है? पिछली एक साल का जो भी
आपने काम किया उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब उसी के बेस पर हम अपने आगे के फ्यूचर का क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसमें बताई गई है कि भाई ये डिसएडवांटेज है। क्यों है? क्योंकि वह फ्यूचर प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं हम, और हम कैसे हम अपने पास्ट के बेस पे फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिस्टोरिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब देखो, जो फाइन अकाउंटिंग है वो हमें ना कभी भी ना डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराती। हमें क्या है, पिछले साल हमने जो भी एक्टिविटी की उसके इस साल एक बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे हमें एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिल जाता है। उसी के बेस पे हमें सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि भाई हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, ये सब पता चलता है। हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी इस हम प्रोडक्ट क्या था, प्रोसेस क्या है, सर्विस कैसी है। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट्स के इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स वो नहीं हमें पता चलती। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स या फिर कहें विंडो ड्रेसिंग। देखो, अकाउंट्स को ना बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। अब जो पर्सन बना रहा है अकाउंट्स, अगर कोई उसे चाहे, उसे कह दे कि तुम इस फिगर को तुम इतना कर दो, तो वो इजीली कर देगा। वो भाई 2 लाख की सेल को 20 लाख भी दिखा सकता है, 20 लाख की सेल को 2 करोड़ भी दिखा सकता है। तो इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है अकाउंट्स को। ठीक है, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि भाई मैनिपुलेट किया जा सकता है इजीली। अब देख लेते हैं। अच्छा देखो, मैनिपुलेट करने से क्या होगा? तो देखो, मैनिपुलेट अगर आपने कर दिया तो आप इजीली अपने हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, है ना। आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो लोगों को लगेगा भाई कंपनी अच्छी चल रही है। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट से मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर आपने सत्यम स्कैंडल सुना हो, जिसमें यही हुआ था कि उन्होंने अपने अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने एसेट दिखाई थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल में उन्होंने प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, जब आपने जैसे कि मान लेते हैं आपने एक लैंड खरीदी, तो आपने जिस कीमत पे वो लैंड खरीदी थी वही कीमत आपको हर साल अपने स्टेटमेंट्स में दिखानी पड़ेगी। मान लेते हैं आपने 10 साल पहले एक लैंड खरीदी 1 करोड़ में, तो आज आपको पता है कि भाई 10 साल बाद मतलब आज उसकी कीमत तो और भी ज़्यादा होगी, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। लेकिन आपने वो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि जो अकाउंटिंग में ना, जो एक्चुअल कॉस्ट में हमने जो खरीदी होती है उस पर दिखाना पड़ता है। यानी कि मार्केट में क्या वैल्यू है उससे हमें मतलब ही नहीं होता अकाउंटिंग में। वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है कि भाई मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है। ये पूरी तरह हिस्टोरिक कॉस्ट पे बनी होती है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट को ये पूरी तरह से इग्नोर करती है। ठीक है, तो ये है आपका रिकॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट, यानी ये भी एक इस तरह इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज बुक कीपिंग, यानी आज हम बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट हैव अकर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के दौरान जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना, इस प्रोसेस को कहते हैं बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के अंदर हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। और बुक कीपिंग के अंदर आता है आपका जर्नल एंट्री बनाना, ठीक है, और आपका लेजर पोस्टिंग करना यानी कि लेजर्स अकाउंट बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना। ये सारे काम आते हैं आपके बुक कीपिंग के अंदर। और बुक कीपिंग के अंदर हमें ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे अप टू डेट हों, ठीक है, और एक्यूरेट हों। क्योंकि अगर वो अप टू डेट नहीं होंगे और एक्यूरेट नहीं होंगे तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो दोस्तों ये थी बुक कीपिंग की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक कीपिंग समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि डेफिनेशन क्या होती है इन दोनों की। तो देखो, जो बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन है वो है, बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब सिंपल सा काम है बुक कीपिंग का कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उनको रिकॉर्ड करना, उनको आइडेंटिफाइंग करना, बस यही काम है, ठीक है। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच आर क्लासिफाइड इन द लेजर्स अकाउंट। मतलब जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासीफाई करना और इंटरप्रेट करना, और फिर उनको मतलब आगे क्लासीफाई करके उनके लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देना, बस ये है अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो देखो, डिसीजन मेकिंग कह रहा कि जो बुक कीपिंग होती है उसमें मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग से जो हमें डेटा मिलता है उसके बेस पे जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? तो मैनेजमेंट में आगे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, CEO, ठीक है, आपके चेयरमैन, ये सब। अच्छा, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में देखो, डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। मतलब कि जो अकाउंटिंग के जो डेटा होता है, जो अकाउंटेंट हमें प्रोवाइड कराता है, उसके बेस पे जो मैनेजमेंट होती है वो क्रिटिकल डिसीजन ले सकती है, यानी इंपॉर्टेंट फैसले ले सकती है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। तो देखो, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। मतलब बुक कीपिंग का सिर्फ ये काम है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना, वो भी सिस्टमेटिकली वे में। तो ये हो गया बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव। जबकि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेजर द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलेवेंट अथॉरिटी। मतलब कि जो आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना, ठीक है, और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मेजर करना और बाद में उस इंफॉर्मेशन को जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उस तक पहुंचाना, ये काम है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी एट फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि बुक्स मेंटेन करने का, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उन्हें मेंटेन करने का पहला स्टेज कौन सा है? बुक कीपिंग है। जबकि अकाउंटिंग इज द सेकंड स्टेज ऑफ द मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड। कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो सेकंड स्टेज है, यानी कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने की वो सेकंड स्टेज है, और जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। यानी बुक कीपिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो उसका पार्ट नहीं होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सब पार्ट नहीं होते बुक कीपिंग का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्ट होते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल रिक्वायर्ड। तो देखो, बुक कीपिंग के लिए ना कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अकाउंट्स की तो बुक कीपिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल आपके पास स्किल्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग में देखो, तो अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स ड्यू टू इज एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर। अब अकाउंटिंग के लिए आपके पास स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज भी करना है, ठीक है। तो इतना सारा जटिल काम है, इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग में आपको स्किल्स की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस। अब देखो, बुक कीपिंग में द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर्स एनी एनालिसिस। यानी बुक कीपिंग में हमें किसी भी तरह का एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इसमें सिंपल सा बस डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। जबकि अकाउंटिंग uses bookkeeping information to analyze and interpret data and then compile it into reports। यानी कि रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? बुक कीपिंग के डेटा की जरूरत होती है, यानी कि उसके इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है। तभी अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और फिर आगे हम फर्दर स्टेटमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ स्टाफ। तो बुक कीपिंग में द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। कहने मतलब जो बुक कीपिंग का जो पूरा काम है वो जूनियर स्टाफ देख सकता है, यानी कि वो परफॉर्म करता है, ठीक है। जबकि जो अकाउंटिंग का जो काम है वो सीनियर स्टाफ करता है, ठीक है। सीनियर स्टाफ का काम होता है अकाउंटिंग करना और जूनियर स्टाफ का काम होता है बुक कीपिंग करना।
नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। तो देखो, जो बुक कीपिंग होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। जबकि जो अकाउंटिंग होती है ना वो वेरियस टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिट करना, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ईटीसी। तो ये एग्जांपल है किसके, अकाउंटिंग के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट। देखो, बुक कीपर किसे कहते हैं, जो बुक कीपिंग करता है उसे हम कहते हैं बुक कीपर, जबकि जो अकाउंटिंग का काम करता है उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। तो बुक कीपिंग में देखो, बुक कीपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्यूरेट इन देयर वर्क एंड नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल टॉपिक्स, और बुक कीपर वर्क इज यूजुअली ओवरसीन बाय एन अकाउंटेंट। कह रहे हैं कि जो बुक कीपर है ना उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसके काम की, यानी कि उसको अकाउंट्स की, कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी बुक कीपर का जो काम होता है ना उसको अकाउंटेंट देखता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, यानी उस पर उसकी नजर रहती है अकाउंटेंट की। जबकि अकाउंटिंग में देखो तो अकाउंटेंट विद द सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन कैन ऑब्टेन द टाइटल ऑफ सीए, सीपीए, सीएमए। मतलब कह रहा है कि जो अकाउंटेंट है ना उसके पास भी मतलब एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि आप सीए, सीपीसी, सीएमए जैसे टाइटल होने चाहिए। यानी सीए क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीए क्या होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और सीएमए क्या होता है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कुछ इस तरह की अगर उस पर कोई क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब तरह से आप कह सकते हो कि वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट वर्सेस साइंस। जो बुक कीपिंग है बेसिकली एक आर्ट है, क्योंकि इसमें हमें ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। जबकि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, तो दोनों चीजें हैं, आर्ट भी है, साइंस भी है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें डेटा को रिकॉर्ड तो करना ही होता है, इसके अलावा हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो अकाउंटिंग है वो दोनों चीज है, यानी कि आर्ट भी है और साइंस भी है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज हम ना अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे तो नॉर्मली हम सब इसे सेम ही मानते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस है जो मैं आज को आपको बताऊंगा। अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग जो टर्म है ना वो यूएसए में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है। जबकि जो अकाउंटेंसी है वर्ड है ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हमारे राइटर्स होते हैं वो इनको ना सिनोनिम्स नहीं मानते। सिनोनिम्स मतलब कि एक दूसरे के समान नहीं मानते कि दोनों एक ही हैं। अब किस बेस में उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि किस बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों अलग हैं, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट टू स्टडी, मतलब कि किस सब्जेक्ट के बेस पे कैसे अलग है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग बेसिकली एक ना साइंस और आर्ट है कि हमें किस तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर उन्हें क्लासीफाई करना है, फिर उनको समराइज करना है, फिर उसको इंटरप्रेट करना है, यानी कैसे उसको हम कंक्लूड करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, यही अकाउंटिंग है। जबकि अकाउंटेंसी क्या है, ये एक ब्रांच है स्टडी ऑफ नॉलेज की। और नॉर्मली इसमें क्या लिखे हैं कि इसमें रूल्स लिखे हैं कि आपको किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, किस तरह से आपको समराइज करना है, किस तरह से आपको क्लासीफाई करने हैं ट्रांजेक्शन्स को, इसमें ये सब बताया गया है। स्कोप के बेसिस पे अगर हम देखें तो अकाउंटिंग जो है ना एक तरह से अकाउंटेंसी का ही एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब क्या कि मान लीजिए अकाउंटेंसी एक बड़ा एक ट्री है तो उसका एक टहनी है, समझ लीजिए अकाउंटेंसी उसका एक हिस्सा है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक तरह से सब्जेक्ट है इंटायर सिस्टम ऑफ थ्योरी का। थ्योरी कैसी होगी, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि आपको इसी में आपको बताया गया कि बुक कीपिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग कैसे होगी, ठीक है। नेचर के तौर पे देखें तो जो अकाउंटिंग है वो एक तरह से प्रैक्टिकल है और जो अकाउंटेंसी है वो थ्योरेटिकल है। मतलब थ्योरी बता रखी है हमें अकाउंटेंसी में कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और अकाउंटिंग उसी थ्योरी का हम प्रैक्टिकल यूज़ है कि हमने ऐसे ऐसे से करा है। और आर्ट ऑफ साइंस के बेस पर अगर बताऊँ तो अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस। क्यों, क्योंकि उसमें हमको बनाना है, हमें उस जो थ्योरी हमें पास है उसको हमें इम्प्लीमेंट करनी है, बेसिकली ये चीज़ है। और वहीं अकाउंटेंसी क्या है, वो एक सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आपको करना कैसे है। ये जो रूल हैं, ठीक है, ओके। और आगे प्रोसेस पे आते हैं तो प्रोसेस क्या है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है कि आपको अकाउंटिंग करनी कैसे है, आपको कैसे लेजर बनाना है, आपको कैसे एंट्री बनानी है, आपको कैसे जर्नल एंट्रीज बनानी है, आपको कैसे बैलेंस शीट बनानी है, आपको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सीमित मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंटेंसी में बी रिगार्ड इज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब
बेसिकली अकाउंटेंसी क्या है कि आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं बैलेंस शीट बनाते समय, आपको कौन से जनरल एंट्री फॉलो करने कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, बेसिकली ये है अकाउंटेंसी। तो बस अगर मैं एक लाइन में अगर इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो अकाउंटेंसी बेसिकली एक थ्योरी है जिसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं कि आपको ये सब करना कैसे है, जबकि अकाउंटिंग उसी रूल्स और जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन है कि जो हमें रूल दे दिए गए हैं रूल बुक्स, अब उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस, या फिर इसे कह सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल भी। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग साइकिल। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ये एक तरह की ना सीरीज है कुछ स्टेप्स की। ठीक है, प्रोसेस तो पता ही होगा ना, जैसे प्रोसेस क्या होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप चलना, तो वही अकाउंटिंग प्रोसेस में मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या करना पड़ता है, तो यही है कि उसके स्टेप्स हैं जिसमें देखो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो एक तो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसको मैं अभी आगे और अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि ये सारे स्टेप अभी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले देखो एक डायग्राम देख लेते हैं, इसमें मैंने सारे के सारे स्टेप लिख रखे हैं। पहला है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सेकंड है जनरल, थर्ड है लेजर, फोर है ट्रायल बैलेंस, फिफ्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिक्स है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और सेवन है कम्युनिकेट टू यूजर्स। अब इसको एक एक बाय सबको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। देखो हमें ना ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि दिन भर में साल भर में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, तो हमें उनको तो इग्नोर करना होता है पूरी तरह। हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन से मतलब है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्हीं को ही हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आइडेंटिफाई आपने कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, जनरल में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और जनरल मतलब क्या होता है, जनरल मतलब जनरल एंट्री, जो हम जनरल एंट्री बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं जनरल्स। ठीक है, और ये याद रखना है कि जो जनरल एंट्री होगी ना हमेशा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि भाई जैसे मान लेते हैं आज है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो आपको 1 जनवरी के आज सारे जितने ट्रांजेक्शन हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। इसके बाद 2 जनवरी आएगी तो उस दिन आपको उसका रिकॉर्ड करना है, फिर 3 जनवरी, यानी कि एक ऑर्डर में चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आपने 1 जनवरी किया, फिर आपने 5 जनवरी के कर रखे हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स, फिर आपने 2 जनवरी कर दिए। और ये गलती कैसे होती है, ये गलती तब होती है जब हम क्या करते हैं कि पूरा हमने एक महीने का इकट्ठे कर लिया ट्रांजेक्शन, फिर रिकॉर्ड करने बैठ गए, तो इसमें गलती होती है। तो इसलिए क्या करना है, डे बाय डे रिकॉर्ड करना है, तो उसमें गलतियाँ नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है कि जितनी भी जनरल एंट्री होती हैं, कोई भी जनरल एंट्री ले लो, उसका टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब जनरल एंट्री में गड़बड़ कर रखी है। इसके बाद थर्ड वो है लेजर्स। ठीक है, इसके बाद जनरल एंट्री हमने बना ली, तो इसके बाद है लेजर। अब आपको क्या करना है, उन जनरल एंट्रीज को पोस्ट करना होता है आगे लेजर्स अकाउंट्स में। और लेजर्स क्या होते हैं, एक तरह से समरी होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उन सबकी समरी होती है। ठीक है, अब जनरल के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मशीन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये सारे हो गए आपके एग्जाम्पल। अब आपने क्या करा भाई, लेजर बना लिए। लेजर के बाद आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और ट्रायल बैलेंस बनता है साल के लास्ट में। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी हमारे लेजर्स के अनएडजस्टेड बैलेंस होते हैं ना वो आते हैं ओनली। ठीक है, अब अनएडजस्टेड बैलेंस क्या होता है, मान लेते हैं एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब समझते हो ना, क्रेडिटर मतलब जिससे जिसे हमें आगे फ्यूचर में पैसा देना है, यानी कि मान लेते हैं हमने उसे कुछ परचेज किया था क्रेडिट पे, तो अब हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं साल भर में हमने उससे 5 लाख रुपए तक का परचेज किया था सामान, और हमने 5 लाख पूरे वापस भी कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो कोई पैसा देना नहीं, मतलब उसका जो अकाउंट था क्रेडिटर का वो एडजस्ट हो चुका है। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर का कोई बैलेंस होगा ही नहीं। ठीक है, आएगा ही नहीं, वो उस नाम का कोई भी अकाउंट बन उसमें आएगा ही नहीं। इसके अलावा एडजस्टेड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अब हमने किसी को ना 1 लाख रुपीज़ की सेल करी, 1 लाख रुपीज़ की सेल करी, तो यानी कि अब वो हमारा डेटर बन गया, और मान लेते हैं साल के लास्ट तक उसने 90,000 रुपये में वापस कर दिया, यानी कि अभी हम उससे 10,000 और लेने हैं। तो वो उसने 10,000, अब हमारे पास डेटर बैलेंस तो है ही ना, तो ये डेटर बैलेंस 10,000 ये हमारे ट्रायल बैलेंस में शो होगा। तो ये है अनएडजस्टेड बैलेंस और एडजस्टेड बैलेंस का मतलब। ठीक है, तो और एक चीज़ और याद रखनी है
कि ट्रायल बैलेंस के टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इस तो से ये समझ लेना गलत है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस तुम्हारा गलत है। इसके अलावा आ जाते हैं, अब हमने देखो ट्रायल बैलेंस बना लिया है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब हमें बनाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे तुम्हारा ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो, ये सब आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने रिपोर्ट तैयार कर ली, अब हमें उनको एनालिसिस करना पड़ता है और इंटरप्रेट करना पड़ता है। यानी एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, ठीक है, पिछले साल से इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सब इसमें चीज़ें चेक करनी पड़ते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा, बाद में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे उन सब पे, ठीक है। जैसे हमने लिख रखा है जैसे कैलकुलेटिंग रेशियो, जैसे एक तरीका है ये भी एनालाइज करने का, कंपेयर करने का, ठीक है। तो इन पर भी किसी और दिन बताऊंगा वीडियो में बना के। अभी 7 स्टेप देखते हैं। जब अब आपने क्या करना है भाई, कम्युनिकेट टू यूज़र्स। अब यूज़र्स से कम्युनिकेट करना है। यूज़र्स मतलब कौन कौन, यहाँ पे यूज़र्स जैसे बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ओनर हो गया, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, सप्लायर, लेंडर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, ये सब हमारे क्या हैं, यूज़र हैं, जो हमारी इस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या करेगी भाई, वो उस रिपोर्ट से फ्यूचर में डिसीजन ले सकती है उसके बेस पर, ठीक है। यानी कंपनी को कैसे आगे और ग्रोथ करनी है उस रिपोर्ट के बेस पर वो डिसीजन ले सकती है। ओनर को तो भाई पता ही होना चाहिए ना कि उसका बिजनेस, अब ओनर कैसे, ओनर को तो पता ही होना चाहिए ना कि उसके बिजनेस में कितना वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी कहाँ जा रही है मेरी, ठीक है। कस्टमर और जनरल पब्लिक को भाई पता होना चाहिए कि अगर उसके पास रिपोर्ट रहेगी तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो ये सब है ना, तो ये सब हो गया आपका 7 स्टेप में। तो और कम्युनिकेट टू यूज़र्स के लिए ना मैं एक मतलब इस टॉपिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग के कौन कौन से यूज़र्स होते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो अब मैं उसी पे डालूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर कहें सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है वो पता करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांच से हमारी, तो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और इंटरप्रेट करना, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आगे फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करती हैं कि हम अपना पता कर सकें कि हमारी पोजीशन क्या है, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी से कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी कैपिटल कितनी है, कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल कहाँ पे खड़ी है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी ब्रांच है, तो नेक्स्ट ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंपल हमें पता ये देखना होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, यानी कि उसको बनने में कितनी लागत हमारी लगी है, ठीक है। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ताकि हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ज़्यादा, क्योंकि देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको ना मार्केट में बिकना उतना ही मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारा काम आता है। आगे देख लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट में क्या है भाई, मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली जो आपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अब उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट हो गए जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीईओ, एमडी, चेयरमैन, ये सब आपके मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं। और मैनेजमेंट ही जो है डिसीजन लेती है, प्लानिंग करती है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना वो सारे के सारे मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं कि भाई कंपनी में का सारा, क्योंकि वही
एक तरह से ना कंपनी को संभालने वाले बनते हैं, तो उन्हीं के हाथ में, तो उन्हीं को हेल्प के लिए अकाउंटिंग के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना अच्छे से, ताकि वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑपरेशंस रिलेटेड डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, वो है रिलायबिलिटी। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब कि उसमें ना मटेरियल फ्री एरर होनी चाहिए। इसका मतलब होता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पर्सनल बायस होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपने ऐसा नहीं करना कि आपने ना क्या करा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया कि ठीक है प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दो, या फिर आपने दिखा दी एसेट्स बहुत ज़्यादा है कंपनी में, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट वो है रेलेवेंस, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ताकि जो यूज़र्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में ईजी हो उनको। ठीक है, और यूज़र्स के बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो यूजर्स को। नेक्स्ट पॉइंट वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो इस तरह से होने चाहिए ताकि उसे ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके, यानी उसे समझा जा सके ईजिली। ठीक है, उसको एनालाइज किया जा सके आराम से। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपेरेबिलिटी। अब देखो कंपेरेबिलिटी में ना दो चीज़ होता है, एक होता है इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। तो पहले मैं इंट्रा फर्म के बारे में बताता हूँ। देखो इंट्रा फर्म क्या होता है, इंट्रा फर्म में ये होता है कि आप ना कंपेयर कर रहे हो अपने आप को अपने आप से ही, मतलब आपने अपने इस साल के स्टेटमेंट्स देखे और पिछले साल के स्टेटमेंट्स देखे, तो अब आप कंपेयर कर रहे हो कि मुझे इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है और पिछले साल कितना हुआ था, इस साल मेरे पास एसेट्स कितनी हैं और पिछले साल मेरे पास एसेट्स कितनी थी। तो इसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। अब इंटर फर्म कंपैरिजन की बताता हूँ मैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हम अपने आप से नहीं करते, हम जैसा अपने कॉम्पिटिटर से कर लिया कंपैरिजन, मतलब इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ और हमारे कॉम्पिटिटर को कितना प्रॉफिट हुआ, हमारी एसेट्स कितनी हैं उसकी एसेट्स कितनी हैं। तो ये जो कंपैरिजन होता है इसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है, यानी कि कंपेरेबिलिटी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स होते हैं बेसिकली टू टाइप के। एक होता है आपका इंटरनल यूजर्स, एक होता है आपका एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स को हम प्राइमरी यूजर्स भी कहते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स को हम सेकेंडरी यूजर्स भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल यूजर्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि प्राइमरी यूजर्स के बारे में। देखो इंटरनल यूजर्स यानी कि प्राइमरी यूजर्स तो कौन होते हैं ये, तो इंटरनल यूजर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो कि बिजनेस की डेली एक्टिविटीज को रन करते हैं, मैनेज करते हैं और ऑपरेट करते हैं। इन्हें नीड इसलिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ताकि बिजनेस को ये अच्छे से एफिशिएंटली रन कर सकें। इन लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस होता है बहुत सारी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स का, यानी कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं कंपनी के अंदर की, उनका एक्सेस इनके पास इजीली होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है किसी प्रोडक्ट की, यानी कि किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा कौन से न्यू प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अभी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है, जिनके बारे में सिर्फ इन्हें पता होता है, अभी मार्केट में किसी को नहीं पता, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं। कौन से प्रोडक्ट को कंपनी अब बंद करने वाली है, तो जो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है इन सब के बारे में पता होता है इंटरनल यूजर्स को। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन आता है इंटरनल यूजर्स के अंदर। तो देखो इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं आपके ओनर्स, ठीक है, यानी कि पार्टनर्स हो गए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओनर्स और पार्टनर्स से। तो इन्हें क्या जरूरत पड़ गई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो भाई सबसे पहली नीड तो यही है कि ओनर हो या पार्टनर हो, ठीक है, वो ये जानना चाहेगा ना कि भाई उसकी जो कंपनी, उसका जो बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए इन्हें नीड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ताकि ये देख सकें कि जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इसके अलावा कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बिजनेस अच्छे से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, तो उसके अंदर आते हैं आपके चेयरमैन, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट, ये सारे जो लोग होते हैं ये आते हैं आपके मैनेजमेंट के अंदर। अब इन्हें क्या नीड हो गई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो देखो सिंपल सा है कि टू सेट फ्यूचर गोल्स, यानी कि बिजनेस के लिए फ्यूचर के गोल सेट करना, ठीक है, टारगेट सेट करना। इसके अलावा जो हमने प्रीवियस में टारगेट सेट किए थे तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि हमारे वो जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिजनेस में रिसोर्सेज हैं उसका सही से यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, वेस्टेज तो नहीं हो रही रिसोर्सेज की, ठीक है। तो ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। और इन्हीं सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, ताकि ये सब चीज़ें सही से हो, मैनेजमेंट को भी जरूरी होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एम्प्लॉय। देखो अब एम्प्लॉय को भाई क्या जरूरत पड़ गई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? सबसे सिंपल, देखो कोई भी एम्प्लॉय होगा वो क्या चाहेगा कि भाई उसे अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, उसको ज़्यादा ओवर टाइम मिले, उसको बोनस मिले, उसे मेडिकल फैसिलिटी मिले। अब अगर उसे ये सारी फैसिलिटी चाहिए तो उसे ये तो पता होना ही चाहिए ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि जो बिजनेस है वो कितना अर्न कर रहा है। जब उसे ये पता होगा कि बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो बार्गेनिंग कर सकता है मैनेजमेंट के सामने, या फिर आप कह सकते हो ओनर्स या पार्टनर्स के सामने, ठीक है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये भी पता चल जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से एम्प्लॉयज़ को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो नीड है वो होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो टाइप के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स जिन्हें प्राइमरी यूजर्स भी कहते हैं, और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी यूजर्स। इंटरनल यूजर्स पे मैं पहले ही पार्ट 1 बना चुका हूं, तो वहां पर आप देख लेना, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर्स आज हम करेंगे। अब देखो ये है उस जो मैंने बनाया था ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स पार्ट 1, तो ये उसका थंबनेल है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा या और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप देख लेना इजीली, ठीक है। चलो अब देखो एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से लोग आते हैं ये बता देता हूँ। देखो इसमें आते हैं क्रेडिटर्स, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 5-6 लिए हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज, जनरल पब्लिक, क्या कहें सोसाइटी, ठीक है। अब एक्सटर्नल यूजर्स बताने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक वो बता दूं कि जब भी मैं इस पूरे वीडियो में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आपको इसका मतलब सीधे समझना है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कौन कौन से होते हैं? बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट, ये सब होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक्सटर्नल यूजर्स सब स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली मतलब लिंक नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनको फिर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एजेंसीज, ठीक है, जनरल पब्लिक, ये सब ये डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकी नीड बहुत ज़्यादा होती है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट यानी कि पहला यूजर्स एक्सटर्नल में वो है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो देखो क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि गुड्स और सर्विस को सप्लाई करते हैं क्रेडिट पर। क्रेडिट पर मतलब उधार में, ठीक है, उधार में बेचते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर्स। अब इन लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? अब देखो इनको माल बेचना है उधार में, ठीक है, उधार में बेचेंगे, 5-6 महीने 7 महीने जो भी टाइम होगा उसके बाद पैसा मिलेगा। तो ये लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये चेक करते हैं कि जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो ये माल बेच रहे हैं उधार में, वो उनका पैसा उन्हें टाइम पे दे पाएगी कि नहीं, है ना। पता चलो उन्होंने ऐसे किसी कंपनी को बेच दिया जो उनका माल भी चला गया और पैसे भी नहीं आ रहे, 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो इनको तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कंपनी की कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि क्रेडिटर्स के मामले में पैसा टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, ये सब वो एनालाइज कर लेते हैं। तो इसलिए इनको ज़रूरी होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि ये अच्छे से डिसीजन ले सके कि किसे इन्हें क्रेडिट पे सेल करना है और किसे नहीं करना। अब नेक्स्ट यूजर्स
इन्वेस्टर्स। अब देखो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, देखो सिंपल सा, जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, जैसे कि ओनर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा शेयर होल्डर्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं भाई, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा ताकि उनको अच्छे रिटर्न मिल सके। अब इन्हें क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? सिंपल सा है भाई। अब कोई बंदा पैसा लगाएगा तो वो ये देखेगा ना कि उस जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, वो रिटर्न्स कितने उसको मतलब देती है अपने इन्वेस्टर्स को, अच्छा है ना, कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। अब किसी ऐसी कंपनी में तो पैसा नहीं लगाएगा जो कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही हो, डूब रही हो, जहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है, रिटर्न्स भी नहीं आते। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि कंपनी के रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, अच्छा रिटर्न्स दे रही है अपने इन्वेस्टर को, तो कोई भी इन्वेस्टर यही चाहेगा कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, कोई ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा पैसा मैं ऐसी कंपनी में लगाऊं जहां पे पैसा मुझे मिले ही ना, उल्टा मेरा डूब जाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए इनको ज़रूरत होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट है लेंडर्स। अब लेंडर्स कौन होते हैं? देखो लेंडर्स मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे लोन देती हो। ठीक है, जो किसी को लोन दे रही है, लोन दे रही है। क्रेडिटर्स में लोन नहीं देते, वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे वो क्रेडिट में अपने माल को, सर्विस को बेच रहा था। यहाँ पर वो लोन दे रहे हैं, यानी कि पैसा, यानी लेंडर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो कि लोन देते हैं। ठीक है, अब देखो कोई, अब इनको क्यों जरूरत है भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सिंपल सा है भाई, जहाँ पर हम लोन दे रहे हैं हमें पता भी तो, हमें ऐसे ही बंदे को तो हम लोन देंगे ना जिससे हमें लगे कि हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। किसी ऐसे को थोड़ी दे देंगे जिससे हमें वो बंदा पैसे ही ना वापस करे कभी। तो ये लोग चेक कर लेते हैं कि भाई जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम ये पैसा देने वाले हैं, लोन देने वाले हैं, वो टाइम पे पेमेंट करती है कि नहीं करती। जो अदर उनके पुराने लेंडर्स है उनका पेमेंट ये टाइम पे कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से इन्हें ना लोन के बारे में इजीली पता चल जाता है कि इन्हें देना है कि नहीं देना। ठीक है, अगर उसका, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रिकॉर्ड होगा तो लोन इजीली दे देंगे, और अगर अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा तो भाई वो लोन नहीं देंगे, सिंपल सा। ठीक है, और देंगे भी अगर मान लो लोन तो वो हाई इंटरेस्ट पे देंगे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर? देखो भाई गवर्नमेंट का ये काम होता है कि ना वो ये चेक करे कि जो कंपनी है ना वो टाइम पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना डिस्क्लोज कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिन्हें उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से अपने आगे के डिसीजन लेने हैं, यानी कि क्रेडिटर्स के, ठीक है, जैसा भी हमने पढ़ा लैंडर्स के, इन सबको आगे डिसीजन लेने हैं, इन्वेस्टर्स को कि हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस अपने टाइम टू टाइम अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करती रहे। ठीक है, पब्लिश करते रहे, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इजीली डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। और इसके अलावा भी मेन कि भाई बिजनेस, गवर्नमेंट को क्या करना है, टैक्स भी तो लेना है कंपनियों से। तो अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना इनका इनकम है, कितनी रेवेन्यू है ना, ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो प्रॉपर टैक्स नहीं ले पाएंगी। तो एक काम टैक्स का भी हो जाता है यहाँ पर, इसलिए इनको भी जरूरत पड़ती है कि कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पास हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज। देखो रेगुलेटरी एजेंसीज का क्या काम होता है, पहले तो मैं बताता हूँ कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज का नाम, जैसे आपने सुना भी होगा, सेबी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपने IRDAI का नाम सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और RBI का नाम भी सुना होगा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले बताता हूँ कौन कौन होते हैं। देखो जो सेबी होती है इसका काम होता है कि जो शेयर मार्केट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड है इनको रेगुलेट करना। ठीक है, और IRDAI का काम क्या होता है कि जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां होती है ना, LIC वगैरह, इनको रेगुलेट करना। और जो बैंक होते हैं यानी कि बैंकों को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? RBI का काम होता है। अब देखो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए ताकि ये चेक कर सके कि जो ये कंपनी है, जो ये बिजनेस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से एफिशिएंटली काम कर रही कि नहीं कर रही, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही कि नहीं कर रही, ये चीज़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है जनरल पब्लिक और सोसाइटी। अब भाई जनरल पब्लिक और सोसाइटी को क्या जरूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? तो देखो सुनो भाई, इनको देखो ये चेक करते हैं कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही कि नहीं दे रही लोकल एरिया में प्रॉपरली। ठीक है, अब तो आपको भी पता है कि जो कंपनीज होती हैं उनकी ना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर को, एयर को पोल्यूट करते हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करती हैं, है ना। तो
ये चेक करते हैं कि जो कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या बोलते हैं इन चीज़ों के लिए दे रही है कि नहीं दे रही, है ना, कि वाटर पोल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए और एयर पोल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए दे रही है कि नहीं दे रही, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसलिए आपने सुना होगा CSR नाम से आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये वही होता है कि कंपनियां क्या करती हैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के सुधार के लिए डोनेट करती है, मतलब पैसा देती है। उनका काम होता है कि उनको पैसा देना होता है अपने प्रॉफिट का, यानी कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी होती है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली वो समाज का उस सोसाइटी के ही तो रिसोर्स यूज़ कर रही है, तो उनके प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये चेक कर लेते हैं कि भाई जनरल पब्लिक सोसाइटी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो इनके स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि उनमें ये कितना पैसा इन चीज़ों के लिए लगा रही है ना। पता चले कोई कंपनी भाई पैसे नहीं लगा रही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो ऐसी कंपनी तो बेकार है समाज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन है द अकाउंटिंग मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम इनकम तब मानेंगे जब हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, यानी कि हमारे पास कैश आएगा, और हम एक्सपेंस तब मानेंगे जब हमारे हाथ से कैश जाएगा, यानी कि कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो देखो, द अकाउंटिंग मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है, भले ही आपको कैश रिसीव हो या ना हो, भले ही आपने कैश की पेमेंट करी हो या ना करी हो, अगर ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमने उधार में कोई चीज़ खरीदी, तो अभी पेमेंट तो हमने करी नहीं, पेमेंट हम करेंगे बाद में, तो इस ट्रांजैक्शन को फिर भी हमें रिकॉर्ड करना है, भले ही हम कैश बाद में देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने तो भाई परचेज कर लिया तो आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ सेल करी है उधार में, भले ही आपको पैसा नहीं मिला, अभी पैसा बाद में मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपको उसे रिकॉर्ड करना है जैसे ही आपने वो ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी जैसे ही आपकी सेल हो गई आपको वो रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये कहता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, यानी कि जब तक कैश का लेन देन नहीं होगा, यानी कि जब तक हमारे पास कैश नहीं आएगा या हमारे हाथ से कैश नहीं जाएगा, हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हमें भाई कोई मतलब नहीं है कि कैश हमें मिला है या नहीं मिला है, तो चाहे ट्रांजैक्शन कैश का हो चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट का हो, हमें तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अगर वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, जो कि है लीगल पोजीशन। तो देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि जो ये मेथड है आपका कैश बेसिस का, इसे कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया, ठीक है। जबकि जो एक्रूअल बेसिस वाला जो मेथड है उसको कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि कब हम मानेंगे कि रेवेन्यू हुआ है या रेवेन्यू नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया कि कैश बेसिस में तो आपका सिंपल है कि जब कैश रिसीव होगा तभी हम उसे रेवेन्यू मानेंगे, और एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हमें तो उससे मतलब ही नहीं कैश हमें रिसीव हुआ है या नहीं, अगर हमने ट्रांजेक्शन कर दिया है और हमें भले ही वो कैश फ्यूचर में रिसीव हो, लेकिन फिर भी हम उसे आज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो तो सिंपल सा कहता है कि भाई हम एक्सपेंस तो तभी मानेंगे जब हमारे हाथ से कैश जाएगा, यानी कि जब तक हमने कैश की पेमेंट नहीं करी हम उस एक्सपेंस की तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है वो ये कहता है कि भाई एक्सपेंस अगर आपने कर दिया है, भले ही आपने पेमेंट नहीं करी, कोई नहीं, उस ट्रांजेक्शन को हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो ये तो होगा आपके 4 पॉइंट मैंने आपके बता दिए हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है आपका इनकम स्टेटमेंट। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड को यूज कर रहे हो तो जो इनकम स्टेटमेंट है ना वो हमेशा कम आएगी,
यानी कि उसमें जो इनकम है वो आपकी कम शो होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, हम क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो जब आप क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आपने कोई सेल करी है जो कि आपने उधार में सेल करी है, तो जब तक आपको उसका पैसा मिल नहीं जाएगा आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे नहीं। तो तब तक के लिए आपका जो इनकम है वो आपकी कम शो होगी, ठीक है। वहीं जब एक्रूअल बेसिस है, इसमें जो इनकम है वो आपकी कैश बेसिस से हायर आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कैश के ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड किया ही किया है, आपने क्रेडिट के भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्रॉफिट और लॉस। अब देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आपका करेक्ट प्रॉफिट है, जो आपका करेक्ट लॉस है, वो आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया है, आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दिया है। तो जब आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब आपको सही प्रॉफिट और सही लॉस नहीं पता चल सकता। लेकिन एक्रूअल बेसिस में आपको एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट है या जो एक्चुअल जो आपका लॉस है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल वर्सेस टेक्निकल। अब देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये जो है बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं। जबकि जो एक्रूअल बेसिस है वो थोड़ा सा टेक्निकल नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुटेबल फॉर, मतलब देख लेते हैं कि कौन से मेथड को कौन यूज करता है। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इस मेथड को नॉर्मली जो यूज करते हैं वो करते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, एडवोकेट, ये सभी यूज करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस मेथड को यूज करते हैं बिजनेसेस, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही आपको एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अब देखो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो दोनों के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है मतलब, फिर उसके बाद डिटेल में हम इनके डिफरेंस देखेंगे। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल एंट्री, तो इस नाम जैसे नाम है वैसे से काम भी है। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ना, उसकी केवल हम एक ही एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और हम इसमें ओनली वन एस्पेक्ट्स को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट्स को ही हम देखते हैं इसमें। और ये भी तुम्हें आपको याद रखना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी ना, वो सब की सब कैश वाली ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे कोई भी अकाउंट नहीं बनते। हाँ कभी कभी कैपिटल अकाउंट बन जाता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई भी अकाउंट नहीं बनाते। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि इसमें दो एंट्री मतलब पास होती है। देखो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम में, क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स, एक डेबिट एस्पेक्ट्स और एक क्रेडिट एस्पेक्ट्स, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी तुम्हें याद रखना है कि जितना ऑल डेबिट यानी जितने भी डेबिट के ट्रांजेक्शन है उनका टोटल क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स के टोटल के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। और अगर कभी बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया आपने एंट्री को रिकॉर्ड करते समय। अब देखो डिफरेंस पे आ जाते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले डिफरेंस जो कि है मीनिंग, तो ये तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन चलो पढ़ देता हूँ एक बार। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन साइडेड एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो सिर्फ एक ही एंट्री से काम बन जाएगा। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है भाई साहब, इसमें होता है कि द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, एक साथ डबल एंट्री सिस्टम में। ये इसकी होगी डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट है अजम्पशंस। अब देखो जो सिंगल एंट्री सिस्टम्स होती है ना, वो सर्टेन मतलब वो किसी भी प्रिंसिपल और किसी भी अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होती, जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम्स होते हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल और अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट डुअल एस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है
कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है ना, वो डुअल एस्पेक्ट्स को फॉलो ही नहीं करता, यानी कि वो कंसिडर ही नहीं करता कि किसी भी ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट्स को लेके, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम दोनों ही एस्पेक्ट्स को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी रिकॉर्ड करता है। और वो दो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट, अकाउंट। देखो इसमें क्या होता है, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक्स आर मेंटेन। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाई जाती है और पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट भी नॉर्मली कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनते। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इसमें आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों टाइप के अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो कि है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो इसमें हम सिंगल एंट्री सिस्टम में ये तीनों टाइप, यानी कि ये तीनों चीज़ें नहीं बनाते, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ऑल आर प्रिपेयर, ठीक है, सभी को बनाया जाता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेट प्रॉफिट और लॉस। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है ना कि आप नेट मतलब प्रॉफिट है कि लॉस सही से हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बना रहे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बना रहे तो आप सही प्रॉफिट या लॉस आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट और या फिर लॉस निकालना ईजी होता है, ठीक है, और एक्यूरेट निकालना ईजी होता है। इसके अलावा 7 पॉइंट है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो जो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है ना, इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो नहीं निकाली जा सकती इजीली, और अगर निकालते भी नहीं तो वो सिर्फ एस्टिमेट होते हैं, यानी अंदाजा होता है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं निकलती। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ट्रू आती है और एक्यूरेट आती है, ठीक है। इसके अलावा 8 पॉइंट जो कि है टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि एक तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ऊपर से ना आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, ना बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसमें सब चीज़ें बन रही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब 9 पॉइंट पे आते हैं। तो 9 पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट। अब देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने की वजह से क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है उसे नहीं की जाती, ठीक है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम फाइनल अकाउंट बनाते समय ही सारी एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेबल फॉर। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, दोनों के लिए ही सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट वो है रिकग्निशन। अब जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसको गवर्नमेंट या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इसे रिकग्नाइज नहीं करती, इस मेथड को वो नहीं कहती कि आप ये मेथड फॉलो करो, ठीक है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है इसे रिकग्नाइज करते हैं सब, यानी कि गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करो, टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी इसे फॉलो करने के लिए कहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। तो देखो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो लेस रिलायबल है, यानी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सिंपल है, क्यों नहीं किया जा सकता भरोसा, क्योंकि आप खुद देखो ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, ना आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, ठीक है, आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर रहे हो, तो इसलिए ये लेस रिलायबल है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है ये है मोर रिलायबल, क्योंकि आप इसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बन रहा है, बैलेंस शीट भी बन रही है, और इसे गवर्नमेंट रिकग्नाइज भी कर रही है इस मेथड को, जबकि सिंगल एंट्री को नहीं करती। तो इसलिए जो डबल एंट्री सिस्टम है वो मोर रिलायबल है। तो दोस्तों ये थे आज के इस टॉपिक में का पूरा टॉपिक, ठीक है, बस इतना ही था। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना इस लेक्चर को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।